हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों का ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर का पेपर 30/1/2023 का है और ये पेपर ऑनलाइन शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था उस पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसके पहले दोस्तों आपको बता दें, हम लोग 5 वीडियो जो है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीडीपी की भी क्लास लेना चाहते हैं तो सीडीपी भी की क्लास भी यहाँ पे चल रही है, उसको भी जा करके आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं बताता हूँ बार बार कि अभी जो है कि हम लोग का स्टार्टअप है, तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप शेयर करते हैं और आपका एक लाइक और कमेंट जब देखने को मिलता है दोस्तों, तो जो है कि दिल बहुत ही प्रफुल्लित होता है। जब आप एक टीचर बनेंगे तब जो है कि एक टीचर की अहमियत को समझेंगे और टीचर की भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में प्लीज़ जो है कि एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर का पेपर स्टार्ट करते हैं। आपको पता नहीं है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी जो है कि मैं लगातार 1 घंटे तक वीडियो बनाया, 1.5 घंटे तक, और बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो माइक है वो ऑन नहीं है। तो सोचो कितना दुख होता है, इतना मेहनत करने के बाद 1.5 घंटे बाद दोस्तों लगातार बोलने के बाद जो है कि आपको पता चले कि आपकी ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो बताइए कैसा लगेगा। तो बस इस नाम पे एक बार दोस्तों आप लाइक कर दीजिए और इस मेहनत के नाम पे एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना तकलीफ होता है दोस्तों जब पूरी आप वीडियो बना लो और लास्ट में आपको कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, तो इसी को जैसा कहेगा दोस्तों एकदम उस तरह जो है कि हूबहू हम लोग करेंगे। और देखने में लगेगा कि सवाल बहुत बड़ा है, कोई सवाल में दम नहीं है, समझ लो इतना कि कोई दम नहीं है। जितने सारे आज प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें जो है कि मैं आज जो है कि देखूंगा, अगर पेडागोजी भी हो जाएगा तो उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। नहीं तो दोस्तों जो लगातार मैं 1.5 घंटे बोला हूँ तो उससे जो कि मुझे थोड़ा सा हैरेसमेंट लग रहा है, तो अगर हो सके तो मैं 30 प्रश्न करवा दूंगा, नहीं तो 15 प्रश्न ही हो सके तो इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से उसको देखते हैं। कह रहा है राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। कितना जाती है? 2.5 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर। तो मान लो दोस्तों ये राधा का क्या है, राधा का ये घर है। ठीक है, ये राधा का घर है और ये राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर क्या जाती है, 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो अगर दिशा बनाएंगे दोस्तों तो दिशा नॉर्थ इधर हो जाता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ इधर और वेस्ट इधर। तो अपने घर से किधर जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। तो चलिए उत्तर दिशा में, इसका घर यहाँ है, घर से उत्तर दिशा में 2.5 किलोमीटर दूर चला देते हैं इसको। कह रहा है 2.5 किलोमीटर दूर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। क्या मिलकर जाती है? 5 किलोमीटर दूर बाएं जाती है। तो देखो दोस्तों, अब जो हमारा बायां हाथ होगा यानी सीधा जा रही है तो बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगी और 5 किलोमीटर जाएगी। तो चलो बाएं की तरफ मुड़ा दो इसको और 5 किलोमीटर दूर ये चल गई। फिर देखो 5 किलोमीटर जाती है, फिर रुक गई और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर चली। अब देखो, अब इस साइड जब आप जाओगे तो अब आपका बायां किधर हो जाएगा? आप बाएं हाथ की तरफ। तो ये जो कि बाएं अब जो है कि 2.5 किलोमीटर आएगी, तो 2.5 किलोमीटर नीचे की तरफ आएगी। ये भी कितना? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है कि पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूर, किस दिशा में, अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी मिलाई जाए यानी यहीं पे है वो राधा, तो यहीं पे ये जो दूरी है सामने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, क्योंकि ये क्या एक प्रकार का आयत बन रहा है। तो ये 5 किलोमीटर हो गया। और दिशा जो है कि दोस्तों घर से इधर ही दिशा है, यानी दिशा आप देखेंगे तो घर से, घर मान लो यहाँ है तो दिशा इधर है, तो दिशा किधर है दोस्तों? पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ है। और ठीक 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो आंसर में अगर जहाँ 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा उधर जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में, तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है,
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड। तो ये जो है कि सही कर लेंगे इसमें। अब आगे चलते हैं। अब ये जो है कि कुछ पहेली के बारे में दोस्तों पूछा गया है, कुछ पहेलियां हैं और इस पहेलियों से आपको क्या आंसर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो है कि दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हुआ है, तो इधर जो है कि इसको हटा देते हैं, एक प्रश्न को किसी को गायब कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक अलग जो है कि ऑप्शन रखेंगे, वो होगा आपका जीरा। क्या होगा? जीरा। ठीक है, अब देखेंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है मैं पतला सा पर छोटा हूं, मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी। कह रहा है भूरा भी हूं और काला भी, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूं। जिसको ऐसा जो है कि पदार्थ है दोस्तों जिसको आप गरम घी में और तेल में डालेंगे खुशबू फैलाएगा। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ। इस पहेली में किस मसाले के बारे में बात की जा रही है ये आपको बताना है। पतला है, फिर भूरा है और काला भी होता है, गरम तेल में और घी में ये क्या करता है? खुशबू फैलाता है। दही और जलजीरे में भी इसको भून करके डाला जाता है, सोचो सोचो कौन हूँ, यानी वो कौन सा मसाला है। तो ये किस मसाले के बारे में बात की जा रही है दोस्तों? तो जीरे वगैरह का छौंका लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरा। किसके बारे में बात किया जा रहा है? जीरा के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा दोस्तों जीरा। और इससे रिलेटेड और भी जो है कि प्रश्न आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, और पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है कह रहा है अगर इस तरह के प्रश्न आए तो क्या करेंगे? कूटी जाती हूँ, पीसी जाती हूँ, भोजन तीखा खूब बनाती। कूटी जाती, पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी, आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबकी नानी, सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो कौन। तो देखो ये पहेली कुछ बड़ी कुछ नहीं है, समझ लिए पहेली में एक छोटा सा बच्चा भी जो है कि इसको बता सकता है। जो चीज़ तीखा लगेगी, भोजन में ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की जो ध्वनियाँ निकालते हैं। तो वो क्या कब होता है? जब मिर्च हम लोग जो तगड़ा मिर्च जब खा लेते हैं, तो इस तरह का जो है कि हम लोग को इंप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये जो बात की जा रही है दोस्तों, लाल मिर्च, किसकी? लाल मिर्च, लाल या हरी मिर्च के बारे में बात किया जा रहा है, हरी मिर्च के बारे में। तो लाल मिर्च से भी दोस्तों तीखा होता है और हरा मिर्च भी तीखा होता है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब अगला देखेंगे। ये भी कूटी जाती है, पीसी जाती है, खाने में पीला रंग लाती है। तो कौन सी वस्तु है जो खाने में डालने पे क्या उसका कलर पीला हो जाता है? तो ये तेल में मुझे मिलाकर दादी चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको बाती, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो देखिए ये वाला जो पदार्थ है दोस्तों, वो ये चोट लगती है तो इसको हम लोग प्याज के साथ मिला करके अपने घावों पे रख देते हैं और वो घाव भी सही कर देती है। तो वो दोस्तों है हल्दी। क्या है? हल्दी। तो किसके बारे में बात की गई है? हल्दी के बारे में। और देख सकते हैं ये हल्दी भी है और क्या कार्टून जैसे हल्दी है। ठीक है, अब इधर देखते हैं अगला। ये कह रहा है काले काले मोती जैसी, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो कौन। तो ये बात की जा रही है दोस्तों काली मिर्च के बारे में। किसके बारे में? काली मिर्च के बारे में। तो यहाँ से इसको देख लेंगे, कोई अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो काली मिर्च का पहेली रहेगा। अब अगला 3 और पहेली देखते हैं दोस्तों। 3 और पहेलियों के बारे में बात किया गया है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ। तो ये भी दोस्तों हम लोग देखें क्या था? जीरा था। देखो एकदम हूबहू जो है कि एनसीईआरटी के प्रश्न को ही उठा कर दिया गया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप जो है कि इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस बताया हुआ ही आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हूबहू अभी जो है कि पहली पूछी गई थी, हूबहू पहली जो है कि एनसीईआरटी से एकदम आपके एग्जामों में पूछ दिया गया। उसी प्रकार हो सके अगला प्रश्न इन 4-5 से बन सकता है। तो एक और जो है कि यहाँ पे देखेंगे
हरे रंग की जीरे जैसी ठीक आजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुख का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो दोस्तों ये जो होती है जीरे जैसे होती है, लेकिन हरा कलर की होती है। किस कलर की होती है? हरा कलर की होती है। और वो हम लोग बात करते हैं सौंफ की। किसकी? सौंफ की। और सौंफ को दोस्तों आप रेस्टोरेंट या होटलों में जाते हैं, जब आप भोजन करके जाते हैं तो मिश्री के साथ उसको भी क्या चबाया जाता है, जो आपके मुंह के स्वाद को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो ये सौंफ के बारे में बात की गई है। अब देखिए अगला दिया है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांतों में तब मुझे रखते दांतों में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ। तो देखिए दोस्तों ये क्या है? लौंग। क्या है? लौंग के बारे में बात किया गया है। तो ये लौंग, इस तरह का जो प्रश्न है तो किसका लगाएंगे आंसर? लौंग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, सीएनजी का प्रमुख संगठक क्या होता है? सीएनजी का प्रमुख संगठक के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ जो है कि मैं मोबाइल का ब्राइटनेस कम कर दूं, क्योंकि अभी इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर जो है कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो फिर जो है कि आपका क्लास नहीं पूरा हो पाएगा। तब देखते हैं सीएनजी के, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए CNG, तो सी का होता है कंप्रेस्ड, COMPRESSED कंप्रेस्ड। एन से होता है नेचुरल, NETURAL नेचुरल, गैस का GAS। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और ये जो है कि एक प्रकार के ईंधन के रूप में हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं चलाने के लिए, और इससे जो कि बहुत कम प्रदूषण होता है, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कम प्रदूषण फैलाने के लिए। अब देखेंगे एथेन जो होता है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, और ये सुगंधित होती है, सुगंधित होती है। और प्रोपेन जो होता है दोस्तों, जो तेल के कुएं होते हैं, किसके? तेल के कुएं, तेल के कुओं से, तेल के कुओं से ये गैस निकलती है। ठीक है, और ब्यूटेन जो होता है दोस्तों, ये ब्यूटेन ये घरों में जो खाना बनाने वाली गैस होती है, खाना बनाने वाली जो LPG गैस होती है। फिर उसके बाद जो लाइटर होता है दोस्तों, लाइटर, उसमें दोस्तों ये गैस भरी जाती है, चाहे ये जो पदार्थ हो भरा जाता है। और मेथेन जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CH4, और यही जो होता है दोस्तों आपके CNG में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? CNG में मेथेन पाया जाता है, और ब्यूटेन वगैरह LPG और लाइटर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है कि टाइम और चाल से रिलेटेड है, टाइम और स्पीड से, तो इसको देखेंगे। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन, देखेंगे कहाँ कहाँ क्या दिया, 12:30 बजे से चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 2296 किलोमीटर की दूरी तय की। इसकी औसत चाल क्या होगी? तो सबसे पहले औसत चाल का सूत्र लिखेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर औसत दूरी बटा में कुल समय, चाहे कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ दूरी बटे समय। ठीक है, इससे भी लगा सकते हैं कुल दूरी या कुल चाल निकाल कर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमको दूरी देखना पड़ेगा। तो दूरी जो है कि आपकी यहाँ पे दी हुई है, और समय निकालना पड़ेगा। तो समय जो है कि यहाँ पे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो पक्का है कि नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, फिर उसको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करिए जो है कि सवाल क्या कह रहा है। अगर दोस्तों वो 29 सितंबर 2022 से चल रहा है, कब से? 29 सितंबर 2022। ठीक है, और पहुंच कब रहा है? 1 अक्टूबर को पहुंच रहा है, 1 अक्टूबर 2022। अगर देखो, अगर मैं सामान्य रूप से देखूं दोस्तों, तो 29 से और 1 अक्टूबर के बीच में कितने दिनों का समय होगा? 2 दिन का, क्योंकि सितंबर 30 का होता है। तो इसमें कितने दिनों का समय होगा? 2 दिन का। और 2 दिन में कुल दोस्तों
48 घंटे होंगे। कितने? 48 घंटे। तो यहाँ टोटल जो होंगे, अगर 2 दिन चला होता तो इसको 48 घंटे चली होगी गाड़ी। तो सबसे पहले अब टाइम में देखेंगे और 48 घंटे चलाने का प्रयास करेंगे। तो अगर दोस्तों गाड़ी जो है कि 10:30 बजे से चलना स्टार्ट की और 1 तारीख को वह 7 बजे पहुंची। कब पहुंची? 7 बजे। अगर यही गाड़ी दोस्तों सर यहाँ पे 12:30 पर चली है, तो अगर दोस्तों यही सीधे चल के 12:30 पर अगर चलती, यानी 1 तारीख को 1 अक्टूबर को अगर यह 12:30 तक आती, तो ये टोटल कितना चलती? 48 घंटे चलती। क्लियर है कि नहीं बताओ? लेकिन वो चली कितना? 7 बजे तक। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं इस तरह जो कि मुझे समझ में आ जाता है तो मैं इसी तरह लगाता हूँ। अगर देखो 12 बजे से अगर दोस्तों चलिए 7 बजे तक, अगर 12 बजे तक चलती तो टोटल 48 घंटे चल जाती। लेकिन 48 घंटे चलने में कितना घंटा कम है, सबसे पहले इसको निकाल लो। तो 7 बजे से यानी 12, 12:30 से 7 बजे के करीब में कितने घंटे का अंतर होगा दोस्तों? अगर देखें तो 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर आ गया? 5.5 घंटे का। यानी 48 घंटा होने में इसको 5.5 घंटा कम है। तो 48 घंटा में से सीधे क्या कर दो? 5.5 घंटा घटा दो, तो सीधे कितना? 42.5 घंटा निकल करके दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। समय टोटल कितना निकल के आ गया? 42.5 घंटे। अब इस 42.5 घंटे को जितना दूरी दिया है और जितना समय दिया है उसमें क्या कर दो? भाग दे दो। तो चलो तो इधर कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों चाल बराबर जब निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कुल चलिए कितना? 2296 बटा में समय टोटल आपका कितना है? समय आपका 42.5। ठीक है, अब इस 42.5 को दोस्तों आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 54 किलोमीटर पर हावर्स निकल के आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी इसका दोस्तों आंसर कौन सा होने वाला है? इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और चलते हैं अगले सवाल। इसमें दोस्तों अगर आप क्या करते हैं, बस समय निकाल लेते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अब ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। देखने में लगेगा कि हवा उड़ जाएगा, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। इतना दिमाग में आप बैठा लीजिए, कोई भी सवाल हो कोई दम नहीं है। सीटेट एकदम हलवा है, समझ लो। सीटेट का मैथ हो या ईवीएस हो, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कितना भी आपका तगड़ा प्रश्न आ जाए। आप अगर प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आप धैर्य बना करके अपने दिमाग में यह बात बैठा करके लेके चलिए कि मैं जो क्या करूंगा 120 से प्लस लेके आऊंगा। ठीक है, इतना अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो समझिए आप सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 से पार जो कि मेरे नंबर आए। पास होने के लिए दोस्तों तो 82 आ जाएंगे या 90 आ जाएंगे तो आप पास ही हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर लेके आना है। पास होने के लिए मान लीजिए पास हो जाएंगे, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सम्मानित स्कोर आता है तो थोड़ा सा खुशी मिलता है अंदर से कि हाँ हमने तैयारी किया और हमारा जो है कि अच्छा खासा नंबर आया। तो अंदर से दिल में एक आवाज आनी चाहिए कि मैं जो है कि 120 से प्लस लेके नंबर आऊंगा। उस हिसाब से आप तैयारी करिए। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कह रहा है आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जहां ए से ठीक पूर्व 25 मीटर की दूरी पर है। सी पर जाते हैं। देखिए पढ़ेंगे तो इस तरह जो है कि लगेगा कि बहुत बेकार प्रश्न है। जैसे जैसे कर रहा है सबसे पहले वैसे वैसे करते जाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। सही बात है, एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप विद्यालय पहुंचने के लिए पहले ए पर जाते हैं। यानी मान लो हम यक्स पे स्थित हैं, यक्स से सीधे हम पहले कहाँ जाते हैं? ए पर, और ए पर जो जाते हैं यक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर है, तो 60 मीटर उत्तर में हमने इसको क्या कर दिया? चला दिया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक सही है। यक्स से ठीक उत्तर ए में हम लोग 60 मीटर दूर चल दिए। अब यहाँ तक हमारा कथन पूरा हो गया। फिर बी पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? बी पर, जो ए के ठीक पूरब में 25 मीटर स्थित है। तो अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो ए के पूरब चलना है। कहाँ चलना है? ए के पूरब। तो ए के पूरब दोस्तों जाएंगे तो इधर ही जाएंगे और 25 मीटर जाएंगे। कितना?
25 मीटर। चलो 25 मीटर हमने चल दिया भाई जैसे करा, और यहाँ तक जो है कि कथन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। अब अगला पॉइंट जो है दोस्तों सी पर है और वो बी से क्या, इधर हमारा बी था, बी के सीधे उत्तर में है और वो भी कितना मीटर है, 100 मीटर है। तो इसको क्या कर लेंगे, इधर लिख देंगे 100 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे अगला कथन क्या करा, इसको देखेंगे। अब आपका आंसर निकलने वाला। अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर है। तो सी के सीधे पश्चिम दोस्तों इधर आएगा, तो पश्चिम इधर आएगा, पश्चिम ठीक कितना मीटर, 25 मीटर है। और यहीं पे आपका विद्यालय वाई क्या है, आपका विद्यालय वाई स्थित है। अब देखिए स्थिति कहाँ से पूछ रहा है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही स्थिति क्या होगी। यानी आपका विद्यालय यहाँ पे है, विद्यालय, तो विद्यालय के सापेक्ष ये डायरेक्शन बनाएंगे तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, सॉरी ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ। तो अब देखिए जो कि आपकी दिशा किधर होगी दोस्तों, तो आपके घर की दिशा, घर यहाँ पे है तो सीधे अगर यहाँ पे मिलाए तो हमारा घर जो है कि ठीक साउथ में स्थित है। किधर स्थित है, ठीक साउथ में। अगर पूछता कितने मीटर दूर है, तो ये 100, तो ये सामने वाली भी दूरी 100 और ये 60। अगर पूछता तो 160 मीटर जो दोस्तों ठीक दक्षिण में स्थित है। तो आंसर में जो मिल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक दक्षिण में बी वाला ऑप्शन सही है, तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग सही कर लें। देखो कितना बड़ा सवाल देखने में लग रहा है और सवाल लगाने में कितना टाइम लगा बताइए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। और मैं फिर से आप बता दूं दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस वही आपको और हमारे बीच में बस वही आपसे दक्षिणा चाहिए, आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मुझे आप कुछ मत दीजिए और अपने प्यारे प्यारे बस कमेंट दे दीजिए, बस उसी से हमारा दिल क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और समझूंगा कि मेरी मेहनत के फल जो है कि आपके द्वारा मिल गया। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो देखिए कुछ पक्षी होते हैं दोस्तों हमसे 4 गुना तेज देखते हैं, जैसे चील, फिर उसके बाद बाज और उसके बाद गिद्ध। गिद्ध जो होते हैं दोस्तों हमसे 4 गुने तेज जो है कि ये लोग हमसे देखते हैं। जो वस्तु हमको 2 मीटर पे दिखाई देती है और उनको 4 गुना यानी 8 मीटर पे ही उनको वस्तु क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये जो है कि आप आंसर इसका निकाल लेंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चील और गिद्ध, इनको जो है कि हमसे 4 गुना तेज दिखाई देता है, इसलिए जो है कि ये लोग दूर से ही अपना शिकार देख लेते हैं। अब जो कि एनसीईआरटी में हूबहू एकदम साफ साफ लिखा गया है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे क्या 4 गुना तेज देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर पर दिखाई देती है उनको वह क्या 8 मीटर से ही दिखाई देने लगती है। तो इसका जो है कि निचोड़ मैंने आपको बता दिया। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं, तो वो पक्षी एक ही समय पर अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। और जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी देखने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और कुछ जैसे पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते रहते हैं इधर उधर वस्तुओं को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपना गर्दन घुमा करके वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले रोगों के जोड़े को चुनिए। ठीक है, तो देखिए मच्छर द्वारा होने वाले दोस्तों 3 रोग जो है कि मच्छर के द्वारा होते हैं। पहला डेंगू और दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा मलेरिया। ठीक है, ये 3 जो रोग हैं दोस्तों मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू जो होता है एंडीज मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर दिन में काटते हैं, दिन में। ठीक है, और डेंगू में दोस्तों आपको बुखार आ जाता है, आपकी शरीर पूरी दर्द करने लगती है, तो वो जब होता है तो वो आपको डेंगू होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में जब एंडीज मच्छर द्वारा स्वस्थ मनुष्य में जब ये रोग फैलाया जाता है तो उसे चिकनगुनिया कहा जाता है। चिकनगुनिया में भी दोस्तों तेज बुखार आता है और शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं लाल लाल।
तो वो जब होता है तो समझिए चिकनगुनिया हुआ। और मलेरिया दोस्तों, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, और मादा जो मच्छर होती है एनाफ्लीज होती है, एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और इसमें जो दोस्तों, इसमें भी बुखार आ जाता है आपको, और ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो मच्छर के लार्वा या प्लाज्मोडियम होते हैं वो हमारे शरीर में जाकर के मिल जाते हैं और वो इसी से हमको मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया की जांच दोस्तों रक्त से की जाती है। और सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मच्छर के काटने से क्या मलेरिया होता है, और मलेरिया को उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष की, सिनकोना पेड़ की छाल का इस्तेमाल करके दवा बनाई जाती है, या छाल को पी करके मलेरिया को दूर किया जाता है। तो इस तरह जो कि आप देख सकते होंगे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है मलेरिया और डेंगू, ठीक है। तो कहीं कहीं पूछता है इनमें से कौन रोग जो है कि मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, तीनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको अगला जो है कि प्रश्नों में हो सके तो 1 नंबर दिला सकता है, और नहीं याद करेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे। अब देखिए, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग में पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर है, तो बताओ यहाँ पे दोस्तों 1 रहेगा, 19.2 है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया, तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी 1 कर लीजिए। तो यहाँ जो है कि आपको बताना है कि इसमें जो कि कौन सा आंसर सही होगा। ये 18 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की निकटतम वास्तविक दूरी क्या होगी? अगर दोस्तों 1 सेंटीमीटर में 950 मीटर है, तो 19 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 950 से सीधे 19.2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए अपने साथ जो है कि छोटो बच्चों जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 0 0, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 81, 4 85, 1 0 0, 1 5 5, 1 9 9। अब जोड़ दीजिए 0 0 9 5 9 5 14, 5 5 10, 1 11, 1 12, 9 8 17, 1 18। अब 1 अंक पे दशमलव दोस्तों, तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो टोटल जो है कि आपका 18,240 ये निकल के आएगा आपका किस में, मीटर। और इतना अगर आंसर में कहीं दिया है तो मार लीजिए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिया दोस्तों। यहाँ क्या दिया है, लगभग आपका 18 में दिया है, 19.5 में दिया है, 49 में दिया है। तो ये किलोमीटर में दिया है, क्या दिया है, किलोमीटर में। तो 1 मीटर में हम लोग दोस्तों जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें 1000 से सीधे भाग दे दीजिए किलोमीटर में बदलने के लिए। तो 18,240 बटे में 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 पे दशमलव लगा दीजिए, आंसर आपका 18.2। तो देखिए दोस्तों, इसको जो कटाएंगे तो 18.24 आ जाएगा। अब आंसर देखो 18.24 है, अगर यही 5 से कहीं ज़्यादा होता तब सही, चाहे 19.5 मारते चाहे 19 मारते, लेकिन यहाँ पे 18.25 है, यानी लगभग 18 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 18 किलोमीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आसान प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों को नीचे दिए गए विवरण दिया गया। कुछ जो है कि घर है दोस्तों, उसको विवरण दिया गया कि ये घर जो है इस प्रकार है, आप बताइए किस राज्य में ये घर स्थित है। तो चलिए इसको देखते हैं, किस राज्य के बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारों में को मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो बताइए राज्य कौन सा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, घरों से संबंधित हम लोग एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रश्न पढ़े हैं, जैसे लद्दाख के घर कैसे होने चाहिए, मनाली के घर कैसे होने चाहिए, श्रीनगर में घर कैसे होते हैं। तो इन एनसीईआरटी के प्रश्नों को अगर आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि ये जो बात की जा रही है ये राजस्थान की घरों की बात की जा रही है, कहाँ की, राजस्थान के घरों की। और ये जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और लद्दाख के घरों की बात करते हैं दोस्तों, तो लद्दाख के घर जो होते हैं 2 मंजिला बनाए जाते हैं और ऊपर के छत को क्या, समतल बनाया जाता है। और उस घरों को बनाने के लिए मोटे मोटे लकड़ियों के बूटे का इस्तेमाल किया जाता है और पत्थर को एक के ऊपर रख करके पत्थर और चूने से इसको बनाया जाता है। और नीचे जो है कि 2 कमरे इसके बनाए जाते हैं। एक कमरे में दोस्तों पशुओं को रखते हैं, जब ज़्यादा ठंडा हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है तो इस तरह का जो कि जब आपको प्रश्न मिले तो वो प्रश्न होंगे आपके लद्दाख के घरों के बारे में।
अगर वही पूछा जाए कि असम में घर कैसे बनते हैं, तो 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं और बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, और घरों में भी बांस और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घरों में पानी भर जाता है, इसीलिए उसको 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बनाया जाता है। तो इस तरह के जो घरों के बारे में पूछा जाए तो वो असम के बारे में बात किया जाता है। फिर पूछा जाए कि पत्थर से और लकड़ी के बने घर और वहाँ की छत जो कि ढलवा होती है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, तो वो बात की जाती है मनाली के घरों के बारे में। और मनाली के घरों को समतल बनाया जाता है, सॉरी तिरछा बनाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ जो है कि सरक जाए। ठीक है, तो इस तरह जो कि घरों के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो इस तरह से है कि आप आंसर दे देंगे। अब आगे देखते हैं। चार चिनारी बहुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? तो ये जो कि चार चिनारी कहाँ स्थित है इसी के बारे में बताना, और एक पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हैदराबाद में देखेंगे क्या क्या स्थित है। तो हैदराबाद में दोस्तों गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। और चार मीनार भी दोस्तों, चार मीनार ये भी स्थित है आपका कहाँ? हैदराबाद में। और रामोजी सिटी सेंटर, रामोजी फिल्म सिटी सेंटर, फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी जो स्थित है दोस्तों वो भी कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अब इधर देखेंगे लखनऊ में क्या क्या स्थित है। तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, और छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये जो है कि दोस्तों कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और मैसूर में अगर बात करें दोस्तों तो वृंदावन, वृंदावन गार्डन, चाहे वृंदावन उद्यान दोस्तों, वृंदावन उद्यान। फिर मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस। और जो है कि इस तरह के पर्यटन स्थल जो है कि मैसूर में स्थित हैं। और श्रीनगर में जो दोस्तों स्थित है, इसका आंसर जो हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में चार चिनारी स्थित है, चार चिनारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसमें अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर को भाप सकता है, चाहे अंतर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे बाघ, बाघ जो होता है हमसे अंधेरे में 6 गुना तेज देखता है, और उसकी मूछें और कान बहुत संवेदनशील होते हैं। वो मूछों को हमेशा हिलाता रहता है और उससे हवा की गति और दिशा का पता लगा लेता है, और कानों को ज़्यादातर मोड़ता है जिससे आवाज़ को इकट्ठा करता है, और उससे यह पता लग जाता है कि कोई भी जानवर द्वारा घास हिली है या कोई जो है कि शिकार हिलाया। तो इस तरह का जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्या कर देता है, अपनी संवेदनाओं का इस्तेमाल करके शिकार करता है। और ये जो क्या करते हैं, बाघ अपने क्षेत्र में जिधर जाते हैं मूत्र करते जाते हैं, और मूत्र को एक जो है कि बाघ दूसरे बाघ के मूत्र को झट से पहचान लेता है कि ये किसी दूसरे बाघ का इलाका है। अब उसके बाद उसकी मर्जी होती है कि उस इलाके में घूमेगा या उस इलाके से बाहर जाएगा। अब उस शेर की मर्जी है, सॉरी उस बाघ की मर्जी है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? वो बाघ के बारे में बात की जा रही है। और बाघ के बारे में मैं जो है कि आपको जितना डिस्क्रिप्शन हो सका है बता दिया। अब देखो 13 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए जड़ों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, मूसलाजड़ 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 मूसलाजड़। अब देखिए सबसे पहले तो हमको जड़ जानना पड़ेगा, जड़ क्या होता है। तो देखिए कोई भी पौधा होता है दोस्तों तो उसमें दो चीज हिंदी में जानते हैं दोस्तों, एक को परोतंत्र, परोतंत्र, और एक को जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक को रूट सिस्टम, एक को शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी एक को जड़ तंत्र, एक को परोतंत्र। जो जड़ तंत्र होती है दोस्तों वो निचला भाग होता है जो पृथ्वी के अंदर यानी भूमि के अंदर जाती है, और परोतंत्र में दोस्तों आपके पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, आपके क्या आते हैं? पत्ते। उसके बाद आपके क्या हो जाते हैं? पुष्प भी आ जाते हैं। तो पत्ते, तने और पुष्प परोतंत्र का काम करते हैं, और जड़ जो है कि नीचे जो होती है वो जड़ तंत्र। और जड़ जो होती है दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है मूसला जड़ और एक होती है दोस्तों झकड़ा जड़, झकड़ा
जड़, ठीक है, झकड़ा जड़ या मूसला जड़। इसे अपस्थानिक जड़ के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे मूसला जड़ क्या होती है। मूसला जड़, देखिए मूसला जड़ में जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो भूमि के अंदर तक जाती हैं, ज्यादा अंदर तक, और उसमें एक जो है कि एक मेन जड़ होती है, और उस मेन जड़ से विभिन्न प्रकार की उप शाखाएं जुड़ी होती हैं, यानी उप जड़ जुड़ी होती हैं, तो वो कहलाती है आपकी मूसला जड़। अब देखेंगे झकड़ा जड़ क्या होती है दोस्तों। तो झकड़ा जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिला होगा। अगर प्याज आपने बोया है, क्या प्याज, तो प्याज में जो है कि इस प्रकार की कुछ जो जड़ें होती हैं जो रेशेदार और एक ही जगह से फैली हुई जाल जैसी संरचना जो होती है, ये होती है झकड़ा जड़, झकड़ा जड़। और ये जो है दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो ये बांस में पाया जाता है, फिर मक्का में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, फिर चना में पाई जाती है, फिर मटर में भी पाया जाता है, फिर उसके बाद अरहर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन पौधों में दोस्तों ये झकड़ा जड़ पाई जाती है या अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अगर गाजर में देखेंगे तो गाजर में कि दोस्तों एक प्रकार की जो जड़ पाई जाती है वो मूसला जड़ पाई जाती है। तो सही युग्म आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये। अब 14 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली यानी पकी हुई सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों हम लोग खानों के बारे में अगर बात करें तो हम लोग कुछ राज्यों के बारे में जाने थे, जैसे गोवा। गोवा के लोग क्या करते हैं, ये नारियल के तेल में मछली, बनी हुई मछली क्या करते हैं, खाते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद हांगकांग के लोग जो खाते हैं दोस्तों एक प्रकार का डिश खाते हैं, सर्प का जो एक डिश होता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं, लिंग हु फेन। और ये दोस्तों किससे बनती है, ये सांप से बनती है या सर्प से बनती है। और केरल की बात करेंगे दोस्तों तो केरल के लोग जो हैं वो टैपियोका खाते हैं, टैपियोका। और ये टैपियोका को दोस्तों अपने आंगन में ही उगाते हैं, और ये नारियल के साथ या किसी कड़ी के साथ खाया जाता है, नारियल के चटनी के साथ, ठीक है। और फिर दोस्तों अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में बनी सब मछली खाते हैं, सरसों के तेल में बनी क्या खाते हैं, मछली, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला है कश्मीर, और कश्मीर को क्या कर लेंगे, सही लगा लें। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ अब जो है कि पेडागोजी दोस्तों स्टार्ट हो गया, और मैं देखता हूँ कि पेडागोजी के प्रश्न जो है कि जितना हो सके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और इसको देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि नहीं पूरा करूंगा, लेकिन यहाँ जो है कि मैं इस लगभग 30 प्रश्न पूरा कर दूंगा, भले कुछ भी हो जाए। अगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न हो जाता है, उसके बाद 30 प्रश्न अगर हो जाएगा तो करवा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। उप व्याख्यानात्मक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो उप व्याख्यानात्मक अभिलेख में दोस्तों बच्चों के संबंधित जो जानकारियां होती हैं, बच्चों के संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसको दर्ज किया जाता है, और बच्चों से की क्षमताओं को और कमजोरियों को एक शार्ट नोट बना दिया जाता है, और उसमें जो है कि बच्चों को लिखा जाता है बच्चों के बारे में कि बच्चों के किस क्षेत्र में कमजोरियां हैं और वो क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो है कि ऑप्शन आपका सही होगा कि बच्चों की रुचियों के संबंध में इसकी जानकारी लेते हैं। बच्चों के विषय का निर्णय इसमें नहीं लिया जाता है, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों का समाधान भी नहीं तुरंत किया जाता है, ये बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने का भी इसमें प्रयास किया जाता है और उसको अभिलेख में दर्ज किया जाता है। तो यहाँ जो कि आंसर आपका क्या होने वाला है, ए और डी आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से छोटे प्रश्न पूछे, इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती। देखिए मसालों के बारे में एक टीचर है, ठीक है, उनका नाम है आस्था, और वो बच्चों को मसालों के बारे में बता दी और उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब बताओ, जब मसाला के बारे में पढ़ा रही हैं तो क्या वो केला के बारे में जानकारी चाहेंगी, कि वो सोचेंगे कि बच्चा क्या करे, मसाला की ही जानकारी हमको कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके दे।
मेन उद्देश्य टीचर का यही होगा। तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको जो है कि हम मारेंगे, आंसर टिक करेंगे। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान, कोई बात नहीं, इसको जो है कि पूर्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बुद्धिमान विद्यार्थियों को छांटने की कोई इच्छा नहीं है। अब बच्चों में संप्रेषण की भी वो गुण को नहीं जानना चाहती है, वो यह जानना चाहती है कि विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के क्या विचार है। इसीलिए तो मसाला पढ़ा रही है और मसाले के बारे में पूछ रही है। तो मसाले के बारे में विचार व्यक्त करना चाहती है बच्चों से कि बच्चे मसाले के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने पर पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। अब देखिए, तुरंत आने के बाद तुरंत जो है कि उसका चर्चा कर रही है। तो ये दोस्तों आता है अधिगम के आकलन के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, कभी जो है दोस्तों अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन पे अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब 18 पे देखते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम में केवल तभी संभव होगा। देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम कब संभव होगा दोस्तों? जब आपका पढ़ाया हुआ उद्देश्य बच्चों को समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं खूब पढ़ा रहा हूँ, आपको खूब पढ़ा रहा हूँ और आपको एक छटाक भी समझ में नहीं आया, तो मेरे पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो एक टीचर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो आप जो प्रस्तावना लेके जा रहे हैं या जो आपका उद्देश्य है, आपका पाठ्यक्रम जो है, उसका बच्चों के बीच प्रभाव पड़ना चाहिए और बच्चे के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित होना चाहिए। तब जो है कि एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम कहा जाएगा। तो इसमें देखेंगे, शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। देखिए, पाठ्य योजना पूर्ण करना कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप सिलेबस खत्म कर देंगे, अब बच्चे को एक क तक नहीं समझ में आया तो इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे। आदेश को भी पालन नहीं करना, बच्चा जैसा चाहेगा वैसा सिखाएंगे उसको। शिक्षक अपने सहयोगी का भी इस्तेमाल करके क्या पाठ्य योजना को संपादित करेगा। अगर हमारा क्या दोस्त कहेगा कि सर जी इस तरह पढ़ाइए, तो हम उस तरह पढ़ाएंगे कि हम अपने तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से बच्चे को 100% समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझाने में या समझने में सहायता मिले। तो ऐसे जो अगर होगा तो बच्चों में वो अधिगम क्या होगा, तब जो है कि संपूर्ण रूप से संभव होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के लिए अधिगम में व्यस्त बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत गुणों, यानी देखिए ईवीएस की कक्षा में व्यस्त बच्चे हैं और उनको सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना है। तो उसके लिए आप क्या श्रेणी मापन या रेटिंग मापन का इस्तेमाल करेंगे और उससे बच्चे के सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों की जानकारी रेटिंग स्केल से मिलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों का विचार करेंगे। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के क्रियाकलाप को दोस्तों क्या करना है, योजना बनाते हुए आप किन कारकों पर ज्यादा से ज्यादा विचार करेंगे उसी को बताना। तो बच्चों की अभिरुचि को जगाना, सही बात है। प्राकृतिक में समावेश, यानी जो पर्यावरण है दोस्तों, प्राकृतिक का एक समावेश है, क्योंकि प्राकृतिक में हम जैविक अजैविक इस तरह के जो घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो सभी प्राकृतिक के समावेश के अंतर्गत आते हैं। और मूल्य के जो समावेश होते हैं वो भी दोस्तों आपको ईवीएस में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि केवल बाहर संचालित की जा सकती है। ईवीएस की कक्षा क्लास में भी और बाहरी वातावरण से जोड़कर भी पढ़ाया जा सकता है। तो केवल वाले शब्दों को हम वैसे ही निगेटिव मानते हैं सीटेट में। तो आपका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा और इस तरह जो है कि पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम प्रभाव होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे, न्यूनतम प्रभाव, यानी इसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन पूरा सटीक जो है कि बच्चों की संवेदनशीलता को जगाएंगे। लेकिन इनमें से एक ऐसा प्रश्न होगा जो कम संवेदनशील होगा, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, वृक्षों के प्रति अगर संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है बच्चों को, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बच्चे को पौधा दे सकते हैं, कहेंगे कि जाओ लगाओ और इसके अवलोकन करो। तो बच्चा जब एक पौधा लगाएगा और उसको देखेगा कि कितना टाइम तक पौधा होता है और एक पौधे की अहमियत बच्चे को समझ में आएगी, उससे उसकी संवेदनशीलता क्या पौधों के संरक्षण के प्रति जागेगी। क्योंकि एक पेड़ को उगाने में या पेड़ को बड़ा करने में कितना कठिनाई होता है, कितना मौसम, कितना जो कि दिनों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह जो कि संवेदना का उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह जो है कि पहला ऑप्शन जो है कि इस तरह का आप देखेंगे तो ये जो है कि अधिक प्रभावी होगा। क्या होगा, अधिक। तो अधिक प्रभावी वाला नहीं कहा है, न्यूनतम प्रभावी का है। वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन करेंगे।
एक वन संरक्षण के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक नाटक या नुक्कड़ या जो कि एक प्रकार का हम लोग क्या भूमिका निर्वाह करके पेड़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे, तो वहां से भी बच्चा जो है कि संवेदनशील हो सकता है संरक्षण के प्रति। और चिपको आंदोलन की कहानी सुना दीजिए उसको। तो चिपको आंदोलन की जब ये कहानी सुनेगा बच्चा, तब वो इसको भी पेड़ का महत्व समझ में आएगा कि जो हमारे लोग थे वो पेड़ को बचाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या परिश्रम किए। तो यहाँ पे भी बच्चों के बीच में संवेदनाएं जागेंगी। या जिस प्रकार सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ अभियान को कितना कठिनाइयों के साथ जाकर के बचाया और लास्ट में जंगल अधिकार अधिनियम पारित किया गया, तो उसी प्रकार जो है कि बच्चा क्या होगा, इसके प्रति भी संवेदनशील होगा। तो ये वाला भी ज्यादा से ज्यादा जो है कि ये सभी क्या हो जाएंगे, अधिक प्रभावी हो जाएंगे। क्या होंगे, अधिक प्रभावी। और लकड़ी के लट्ठे को भंडारण का दिखाने से एक मील की ओर सैर पर ले जाना। देखिए दोस्तों, अगर जब लड़का क्या करेगा, कहीं खूब लट्ठा काटा है, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, और वहां पे बच्चे को ले जाएंगे, तो बच्चा कहेगा अगर इतना अच्छा अच्छा लट्ठा कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो समझेगा कि वृक्ष से अच्छे अच्छे क्या लट्ठे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वहां पे कुछ जो है कि वृक्ष के प्रति नकारात्मक सोच बच्चों के बीच में आ जाएगी कि हमको अगर अच्छा डंडा लेना है तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काट देंगे, अच्छा डंडा प्राप्त कर जाएंगे। बताइए यहाँ पे नकारात्मक सोच गई कि नहीं बच्चे में? तो वहां पे जब नकारात्मक सोच गई तो यहाँ जो है कि कम प्रभावी जो होगा, यही वाला ऑप्शन जो है कि कम प्रभावी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। छात्र केंद्रित उपागम आपका कौन सा हो सकता है, यही इसमें बताना है। तो निरंकुश शैली, देखो कक्षा में निरंकुश शैली होना चाहिए नहीं भाई, हंसी खुशी वाला क्या माहौल होना चाहिए और सीखने वाला माहौल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुज्ञानात्मक शैली भी नहीं होना चाहिए। एक समाकलित उपागम होना चाहिए और प्रक्रिया अभिमुख उपागम होना चाहिए, यानी उसमें प्रक्रिया कराई जाए और बच्चों के सम्मुख कराई जाए, और उसमें क्या समाकलित उपागम हो, उसमें सभी चीज क्या हो, समाहित हो। तो वो जो है कि आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार जो है कि आपका सी और डी आंसर सही हो जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार परक तंत्र का एक भाग है। भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। ठीक है, अब मूल्य की बात करेंगे दोस्तों। तो मूल्य क्या होते हैं, जो हमारे चरित्र होते हैं, जो हमें अच्छाइयाँ होती हैं, वही हमारे क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। अगर मूल्य की बात किया जाए दोस्तों, तो मूल्यों का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है, भावात्मक पे या संज्ञानात्मक पे या ज्ञानात्मक पे। ठीक है, तो इसको जब देखेंगे तो अगर दोस्तों आप क्या कर दो, किसी से झूठ बोल दो, क्या कर दो, झूठ बोल दो, या किसी की कोई वस्तु क्या कर लो, चोरी कर लो। जब ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का शर्म या एक तरह का ग्लानि आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। आपके भावनात्मक क्षेत्र में, यानी आपके भावनाओं में ठेस पहुंचने लगता है कि वह मैं क्यों झूठ बोल दिया, मैं क्यों चोरी कर दिया। तो इस तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह जो मूल्य हमारे जो होते हैं भाव से जुड़े होते हैं, तो ये जो इसका आंसर भावात्मक क्षेत्र से हो जाए। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है? प्रकृति की उत्तम व्याख्या आप किसके द्वारा कर सकते हैं? 4 ऑप्शन में देखिए। यह कई विषयों को समाकलित करता है। सही बात है दोस्तों, ईवीएस में हम लोग कई विषयों को जो है कि सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। तो ये जो कि आंसर सही हो जाएगा। और ये ईवीएस जो है बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। यह अनुभवजन्य होना चाहिए, शिक्षण आधारित होना चाहिए। तो अनुभवजन्य भी होना चाहिए दोस्तों, अनुभव पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, और यह शिक्षण आधारित होना चाहिए, यह शिक्षण आधारित नहीं होना चाहिए। क्या ये बच्चों के प्रति और बच्चों के ज्ञान से आधारित होना चाहिए। जो तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ए, बी और सी। तो इसके अनुसार ये आपका ए नंबर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। 3 को ऐसा चुनना है जो हमारे पर्यावरण की क्या करें, व्याख्या करें। तो देखिए पर्यावरण में दोस्तों वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों को शामिल किया जाता है। जैविक चीज और अजैविक चीज। जैविक के अंतर्गत दोस्तों जितनी जीवित चीजें होती हैं, यानी जितने सजीव होते हैं, अगर पर्यावरण में जितने सजीव का अध्ययन करते हैं तो उसे जैविक, और जितने क्या निर्जीव का अध्ययन करते हैं, निर्जीव। क्या निर्जीव, जितने निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वही हमारे जैविक और अजैविक के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक का भी अध्ययन दोस्तों हम लोग अपने ईवीएस में करते हैं। और रचनात्मक नहीं, यहाँ पे आपको सृजनात्मकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन ए, बी और सी जो है कि यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी वाला भी ए, बी और सी सही है। तो इसका आंसर सही होगा। आगे चलिए।
ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक इसको संदर्भित करता है। देखिए ईवीएस के कक्षा को दोस्तों हमको वातावरण से जोड़कर ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा होना चाहिए? पाठ्य चर्चा के क्षेत्र से बाहर, विशिष्ट स्तर से बाहर, तो विशिष्ट स्तर से बाहर नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से भी बाहर नहीं होना जाना चाहिए। विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना ये भी गलत है दोस्तों। पाठ्य चर्चा के क्षेत्र से बाहर जाना, यानी जो स्कूल में जो है कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उससे बाहर जाकर के हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वही हमारा वास्तविक जीवन को बाहर जीवन के अनुभव से जोड़ना होता है। तो इसका आंसर जो है ये होता है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका क्या अर्थ है? सर्वे और लिखे, यानी दोस्तों देखो जब सर्वे बच्चे को आप देंगे और कहेंगे कि जाइए आप क्या करिए घरों में यह पता करिए कि भोजन को कैसे संरक्षित किया जाता है 2 या 4 दिन तक, तो बच्चा जाएगा और उससे क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा और जिज्ञासु बनेगा, जानने का प्रयास करेगा और घरों घरों में जाकर के पता करेगा और लिखेगा। तो इससे जो है कि क्या क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है, चाहे वो जो शिक्षक क्या है या चाहे जो शिक्षक है वो क्या क्यों शामिल किया गया, चाहे इस पाठ का क्या महत्व है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो छात्रों को खोजने और सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना नहीं, विद्यार्थियों को प्रयोग कौशल भी नहीं, विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता ये भी नहीं दोस्तों। छात्रों को क्या खोजने और सीखने के अवसर देना। देखो जहाँ अवसर वगैरह की बात आए, जहाँ बच्चों को अवसर देने की बात आए वही आंसर सही होता है। तो देखो यहाँ छात्रों को अवसर दे रहा है खोजने के लिए और इससे बच्चे जिज्ञासु भी होंगे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? तो ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति दोस्तों प्रायोगिक पे आधारित होना चाहिए, प्रयोग पे आधारित होना चाहिए, जिसमें अगर प्रयोग करके बच्चा सीखेगा तो 100% अपने ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखेगा। तो आगे चलते हैं। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो है, तो वो दोस्तों है आपका प्रक्रिया उपागम। क्या हो जाएगा? प्रक्रिया उपागम। तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और चलिए जो कि आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और ये 30 जनवरी का सबसे लास्ट प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक के बारे में बात किया गया, और ये रेगिस्तानी ओक के बारे में एनसीईआरटी में खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको देखेंगे। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरों की ऊंचाई के लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई की जमीन तक जाती हैं जब तक कि भू तक पानी न पहुंच जाए। इसकी जड़ों को लंबाई की लगभग इससे 50 वृक्षों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, तो दूसरे के सिरे तक जमीन पर लिटा दें तो बराबर होती है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। देखिए जब आप इस रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये अगर अबू धाबी में पाया जाता है तो ये गलत है। अबू धाबी में खजूर पाया जाता है दोस्तों। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय से 4 मीटर ऊंची होती है, ये वाला ऑप्शन सही है। इस वृक्ष की जड़ें वहां तक जाती हैं जब तक कि पानी ना आ जाए, तो ये भी सही है। इसकी जड़ों की लंबाई 50, ये वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। इस वृक्ष पर पत्तियों की संख्या भी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। बी, सी और ई यहाँ पे देखेंगे। इसकी जड़ों की लंबाई बी, सी, ई अगर यहाँ पे कहीं दिया है ए बी सी डी ई, बी सी ई, ठीक है, तो बी सी ई, इसमें जो कि ई एक ऑप्शन बढ़ा लेंगे, बी सी ई जो है कि आपका आंसर इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी सी ई, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में जो भी गलती हो जाता है तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, तो इसका जो कि 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप अगर लास्ट तक देखें तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो जरूर एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर ये वीडियो कैसा लगा आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ या नए प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।